हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 8th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो फाइनली यूपी में वोटिंग हो चुकी है। तो 7 फेजेस में यूपी में वोटिंग होनी थी और कल 7th ऑफ मार्च को लास्ट फेज था वोटिंग का। एंड 10th ऑफ मार्च को फाइनली जो आपके 5 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर एंड गोवा, उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो होता क्या है कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं और सर्वे करने वाले होते हैं, वो दो तरीके के पोल्स निकालते हैं। ठीक है। अब एक होता है आपका ओपिनियन पोल। तो एक ओपिनियन पोल का मतलब कि बिफोर दी वोटिंग जनता क्या कहना चाहती है, तो वो ओपिनियन पोल निकालते हैं। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी एजेंसी जो कि सर्वे करता है फॉर द इलेक्शन, वो ओपिनियन पोल पब्लिश नहीं करेगा, ना ही एग्जिट पोल पब्लिश करेगा बिफोर दी वोटिंग। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि ओपिनियन पोल आने से वोटर्स जो होते हैं उन पे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है कि भाई बीजेपी जीत रही है, बट इफ आई वांट टू वोट अगेंस्ट बीजेपी, लेकिन मेरे मन में ये रहेगा कि मेरा वोट तो खराब चला जाएगा। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट तो बीजेपी की आ रही है, तो मेरा जो वोट था फॉर अनदर पार्टी वो टर्न आउट हो गया टू दी बीजेपी। सो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया था कि बिफोर दी वोटिंग आप ओपिनियन पोल नहीं दोगे। हाँ, आफ्टर दी वोटिंग आप ओपिनियन पोल, आप एग्जिट पोल दे सकते हो। और आफ्टर दी वोटिंग क्या होता है कि एग्जिट पोल आता है। और एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उसमें यूपी में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की, उत्तराखंड में इट्स इट्स बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, कुछ भी कह सकता है। सेम गोज विद गोवा एंड मणिपुर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है। तो ये चीज बताया गया। ओके। बट हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि यूपी में जो वोटर टर्नआउट हुए हैं टोटल, वो 57 हुए हैं। 57 लास्ट टाउन में हुए हैं। अभी अपना पूरा निकलना बाकी है कि ओवरऑल पूरे स्टेट में कितने कितना कितना वोट पड़ा हुआ है। बट देखा जाए तो लास्ट फेज में 57 पड़ा है। एंड कंपेयर किया जाए लास्ट इलेक्शन से, 2017 के इलेक्शन से, 2017 में जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट हुआ था ऑल ओवर द यूपी, इट्स 60%, 60 पॉइंट समथिंग परसेंट। एंड इस इलेक्शन में उससे थोड़ा कम होगा, बट इतना कम नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1% का डिफरेंस आएगा। ओके। बट हाँ, इतना बहुत कम वोट होता है यूपी में। और यूपी में वोट कम होने का मेन रीजन ये है, दो तीन मेन रीजन है। पहला मेन रीजन ये है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरा मेन रीजन है क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो अभी यूपी में पोस्टल बैलेट तो है नहीं कि भाई आप कहीं पर भी हो तो आप वोट डाल सकते हो। जब तक वो चीज नहीं आ जाती तब तक आप वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर सकते, स्पेशली इन दी स्टेट ऑफ यूपी और बिहार, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ओके। चलो, मूविंग फर्दर। कल हमारे मोदी जी ने बात करी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से। एंड उन्होंने यही बोला है, उन्होंने इशू रेज किए कि बहुत सारे इंडियन सिटीजन जो है ना और इंडियन स्टूडेंट जो है ना फंसे हुए हैं यूक्रेन में। तो भाई सीज फायर करिए और सीज फायर को उल्लंघन मत करिए। ये है क्योंकि अभी भी अराउंड सूमी की हम बात करें, सूमी में 700 से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। रीजन बीइंग क्योंकि आप प्रोटेस्ट वैसे कर रहे हैं क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है इसमें। अब इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन में नहीं एंटर कर सकती ना, वो कैसे आपको इवैक्यूएट करेगी? ठीक है। आप किसी की टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकते जहां वॉर हो रही हो, क्योंकि फिर वो हो सकता है कि रशिया भाई आप जैसा आर्मी अगर आप लेके चले जाओगे तो वो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉस के ब्रीच हो जाएंगे। इसी चीज को लेकर मोदी जी ने दोनों कंट्रीज, रशिया के प्रेसिडेंट एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात करी है अबाउट, और उन्होंने अपने इश्यूज रखे कि हमारी ये कंसर्न्स है और हमारे इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। ओके। चलो। सो बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ऑयल और गैस के प्राइसेस बहुत ऊपर बढ़ गए, जिसके चलते करेंसी जो है हमारी इंडियन करेंसी रुपी, वो लो दिखा रहा है, डाउनफॉल में आया। अब उसका मेन रीजन ये है डाउनफॉल में आने का, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले डिक्रीज हो गया, है ना। तो अराउंड 76.93 पैसे पे रुका हुआ है एक रुपी। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि
जब रुपी का डेप्रिसिएशन, हम इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, जब रुपी की वैल्यू, अगर किसी भी चीज की वैल्यू गिरती है डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो रुपी की वैल्यू गिर रही है, तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो क्या डेप्रिसिएशन के क्या कुछ एडवांटेज होते हैं? एडवांटेज होते हैं तो क्या होते हैं, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखो, अ, दोनों ही चीज के फायदे हैं और दोनों ही चीज के नुकसान हैं। अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो भी नुकसान है, फायदा भी है उस चीज का। अगर रुपी स्ट्रांग हो रहा है तो भी उसका नुकसान है और फायदा भी है। देखो है क्या, जब रुपी आपका आपका डेप्रिशिएट होता है, कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है ना? एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि रुपी रुपी कमजोर हो गया, रुपी कमजोर हो गया। तो इंडिया में जो चीज आपको 10 रुपए की मान के चलो पेंसिल मिल रही थी और यूएसए को खरीदनी है, लेकिन रुपी और कमजोर हो गया है ना डॉलर के मुकाबले, तो आप $1 में अब ज्यादा पेंसिल खरीद सकते हो। तो एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का बढ़ जाता है क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। क्योंकि पहले लेबर, मान के चलो इंडिया में लेबर 70 रुपए में काम कर लेती है, 70 रुपीज में काम कर लेगी, ठीक है। अब लेबर के लिए 70 रुपीज तो वही है, चाहे रुपी गिरे या बढ़े। लेकिन फॉर द यूएस सिटीजन या फॉर द यूएस कंपनी जिसको इंडियन लेबर से काम कराना है, तो उसके लिए देखा जाए तो पहले $1 70 रुपीज के बराबर होता था, नाउ अब $1 76 रुपीज के बराबर है। तो उसको $1 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसको कुछ सेंट देने की जरूरत पड़ेगी, 95 सेंट या 90 सेंट। एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन डेप्रिशिएट करने से नुकसान भी है, क्या? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपने लेबर को पैसा दे दिया, लेबर को पैसा मिला, लेबर स्ट्रांग हुआ, लेबर ने पैसा मार्केट में फ्लो किया, मार्केट में फ्लो किया, चीजों की डिमांड बढ़ी, चीजों की डिमांड बढ़ी, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। और बैंक के इंटरेस्ट रेट भी एक तरीके से, फिर जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बैंक के इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि मनी को रोकने के लिए फिर बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। फिर अगर हाँ, अब देखा जाए तो एडवांटेज क्या है जब रुपी स्ट्रांग होता है? तो रुपी जब स्ट्रांग होता है तो आपका क्या बोलते हैं, हमें ऑयल सस्ता मिलता है, ऑयल और गैस, मतलब इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट स्ट्रेंथन होती है, बट एक्सपोर्ट कम हो जाती है। ये सारी चीजें, ओके, हमें चीज सस्ते मिलने लगती हैं। फिर मूविंग फर्दर, सिटी न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, तो हम स्टेट न्यूज की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो ऑन द स्टेट न्यूज, व्हाट हैपेंड? सो फाइनली महाराष्ट्र ने एक बिल प्रेजेंट किया महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस बिल के अकॉर्डिंग अब अगर किसी भी वार्ड, देखो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं हो रही है, वार्ड की बात हो रही है। अच्छा, जैसे आपने आपके आपके कभी भी देखा होगा, पार्षद होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस, म्यूनिसिपैलिटी वार्ड्स, है ना? तो म्यूनिसिपैलिटीज के जो वार्ड्स हैं इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने हिसाब से डीलिमिट करेगी वार्ड्स को और डिमार्केशन करेगी अपने हिसाब से। पहले क्या था कि पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में पावर थी कि वो वार्ड्स को डिमार्केट करती थी, बट नाउ अब महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास हुआ है, उस बिल के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है कि वो कंट्रोल रखेगा पूरे प्रोसेस के ऊपर अबाउट द डिमार्केशन ऑफ वार्ड्स फॉर द सिविक पोल्स एंड, और उन्होंने जो अर्लियर प्रोसीजर था उसको अनल कर दिया। मूविंग फर्दर, सो हैदराबाद में देखा जाए तो सबसे बड़ी एफडीआई आने वाली है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेटा सेंटर, जो इंडिया का डेटा सेंटर जो है, सॉरी नॉट वर्ल्ड का, इंडिया का डेटा सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो हैदराबाद में सेटअप करेंगे। एंड अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। दैट्स व्हाट माइक्रोसॉफ्ट स्टेटेड। अब डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर का मतलब ऐसा सेंटर जहां पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। अब देखो, अब इंफॉर्मेशन स्टोर तो पेपर में भी हो सकती है, बट पेपर वर्क इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल्स हो गया, तो उनका डेटा कोई एक पेपर में नहीं आ सकता, है ना? तो वो लोग सुपर कंप्यूटर्स हो गए या मेमोरीज हो गई, उनमें डेटा स्टोर करते हैं, बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं अपने लिए। क्योंकि भाई जैसे गूगल हो गया, तो गूगल को डेटा स्टोर करके रखना ही पड़ेगा, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है उनकी कंपनी में तो वो डेटा है। बिना डेटा के गूगल कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर उनका डेटा गया तो गूगल कंपनी डूब गई,
है ना? तो डेटा स्टोर करना, और वो एक जगह स्टोर नहीं करते, बहुत जगह स्टोर करके रखते हैं कि अगर एक जगह मान के चलो हमारा डेटा सेंटर अगर कोई जल गया या कुछ में डैमेज हुआ, हमारा डेटा चला गया, तो हमारे पास दूसरा सेंटर भी तो हो उस डेटा को रिकवर करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो लोग डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब आपका नॉन फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे डेटा स्टोर करते हैं। उसके लिए उन्हें बिल्डिंग बनानी पड़ती है, डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं, जिसमें सारी डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो अभी इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है हैदराबाद में सेटअप होगा बाय द माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने श्योर किया है कि 15,000 करोड़ रुपीज वो लोग इन्वेस्ट करेंगे इन द सिटी ऑफ हैदराबाद फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेटा सेंटर। मूविंग फर्दर, और हैदराबाद में पहले भी एक और बड़ा एफडीआई आया था अमेजॉन के थ्रू। अमेजॉन ने भी अमेजॉन वेब सर्विस ने भी डेटा सेंटर यहां खोले था, वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है डेटा सेंटर इन इंडिया। मूविंग फर्दर, सो कल आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट हो गई, है ना? और लेजिस्लेटिव असेंबली जब स्टार्ट हुई तो देखा जाए तो बहुत रकस क्रिएट हुआ, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 3 बिल पर डिस्कशन हुआ। पहला बिल जो प्रेजेंट किया गया, वो प्रेजेंट ये किया गया बाय द गवर्नमेंट कि आंध्र प्रदेश में जो सेकंड लैंग्वेज होगी आफ्टर तेलुगु, वो उर्दू होने वाली है। फर्स्ट लैंग्वेज तो तेलुगु होगी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी? उर्दू। ये चीज, पहला बिल ये पास हुआ। दूसरा बिल पास हुआ कि टीडीटीबी मतलब तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड में अब स्पेशल इनवाइटीज को नॉमिनेट किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। ये दूसरा बिल पास हुआ। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक बिल पास किया गया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनका रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दिया जाए। और उसके साथ साथ एक और बिल पास हुआ है, एंड इट्स अबाउट दी आपका एविएशन से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिको के साथ टाई अप करेगी, और इंडिको की कम से कम 3 to 4 एयरलाइंस जो है वो ऑपरेट करेंगे बिटवीन बैंगलोर कटप्पा एंड विशाखापट्टनम कटप्पा। ओके, ये चीज बताएगा। मेन इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट वाला है और उर्दू वाला है। इसके ऊपर बहुत रकस क्रिएट होगा आंध्र प्रदेश में। मूविंग फर्दर, सो अगेन फ्रॉम दी स्टेट न्यूज, सो राजस्थान ने एक बिल पास किया था, आपको याद हो, और उस पहले प्रोटेस्ट हुआ था, फिर बिल पास किया गया था, क्योंकि राजस्थान ने अपने मैनिफेस्टो में ये बिल के बारे में लिखा था। एंड द नेम ऑफ द बिल इज, इट्स अबाउट दी आपका ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल, है ना? अब ये जो बिल था, वो बिल इज अबाउट दी कि जल्दी से जल्दी विलेजेस में जो उनके पब्लिक ग्रीवियांसेस हैं वो बहुत जल्दी रिड्रेस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे। होता क्या है कि स्पेशली विलेजेस में लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रीवियांसेस होती है, वो एड्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें गांव से पहले शहर जाना पड़ता है। तो इसी के चलते हम गांव में ही चाहते हैं, गांव में ही उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाए, और हम पंचायत सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, है ना? पंचायत सिस्टम में जो पब्लिक हियरिंग होती है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, जिसके चलते प्रॉम्प्टली जो ग्रीवियांसेस हैं विलेजर्स के वो एड्रेस हो जाए। हाँ, अगर उनको फिर आगे चल के भी उनको उस रिजल्ट से भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो यही चीज बताएगी कि भाई ये जो अकाउंटेबिलिटी बिल है, ये 2020 में लेजिस्लेशन प्रपोज किया गया था, फिर 2021 में इसको पास किया गया, एंड इट्स ए लीगल फ्रेमवर्क जो कि गारंटी करता है टू द सिटीजन के अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, है ना? अबाउट द अकाउंटेबिलिटी एंड हाईलाइट द लिमिटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, और आपकी जो सर्विस है वो टाइमली डिलीवर्ड होगी। मूविंग फर्दर, या ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, टेरर इन लॉ, तो अभी पेशावर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसको लेकर है, तो अपन इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इस पर्सपेक्टिव से है क्योंकि ये बताना चाहता है कि कैसे इस्लाम रिलीजन में जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस पे एक तरीके से वो हो रही है, एक डिवीजन क्रिएट हो रहा है और एक वॉर की सिचुएशन बन रही है। वो अपन पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड एडिटोरियल एंड थर्ड एडिटोरियल, ये दोनों ही एडिटोरियल जो है ना वो विमेन से रिलेटेड है, विमेन वर्कफोर्स से रिलेटेड है। अब ये आज 2 एडिटोरियल विमेन को लेकर क्यों है? उसका मेन रीजन ये है क्योंकि टुडे इज 8th ऑफ मार्च, एंड ऑन 8th ऑफ मार्च वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल विमेन्स डे। ओके, सो आज इंटरनेशनल विमेन्स डे है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने ही बोला था कि 8th ऑफ मार्च को भी सेलिब्रेट व्हाट, इंटरनेशनल विमेन्स डे। अब देखा जाए तो हाँ,
अब ये एडिटोरियल जो है ना, सेकंड वाला एडिटोरियल, ये थोड़ा सा विमेन जो है इन दी इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर बात करता है ना, विमेन इन दी इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर बात करता है और बताता है कि प्रॉब्लम्स क्या है और प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करना है, ये बताता है। तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला जो है ना, ये इनफॉर्मल को कम डिस्कस कर रहा है, बल्कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा डिस्कस कर रहा है ये, कि हम कौन से सेक्टर्स को और स्ट्रेंथन करें जिससे विमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, लेकिन इन दी फॉर्मल सेक्टर। बाकी गिग इकोनॉमी की बात करिए अपन ने, तो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस सेकंड एडिटोरियल, दैट्स अबाउट दी वर्किंग विमेन टू विद अ ड्रीम ऑफ गुड चाइल्ड केयर है क्या। देखो, 8th ऑफ मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022, और इसकी जो थीम है, इस साल की जो थीम है वो क्या है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, है ना। आज जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, तब जाके जो हमारा फ्यूचर है वो सस्टेनेबल हो पाएगा। ये थीम बताई गई इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। फिर बताया गया कि 2018 में एक स्टडी हुई थी, इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी करी, इसमें बताया गया कि 95% ऑफ द वुमेन इन इंडिया जो एम्प्लॉयड हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है ना। अब इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब जैसे कि वो लेबर इंटेंसिव काम करती हैं, लो पेइंग जॉब करती हैं, हाईली प्रिकेरियस जॉब करती हैं, है ना। तो ये सारा उन्होंने बताया कि ये सारा देखा जाए तो इंडिया में 95% ऑफ दी वुमेन जो है, एम्प्लॉयड वुमेन जो है या वर्किंग वुमेन जो है, वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया इतना बड़ा परसेंटेज जो है वुमेन का इनफॉर्मल सेक्टर में, वो इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ दी पॉवर्टी। हम लोग पॉवर्टी बहुत ज्यादा है जिसके चलते। बट ये भी बताया गया कि इस इनफॉर्मल वर्क के चलते विमेन के मैटरनल, नियोनेटल और उनके चाइल्ड के हेल्थ पर बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ता है, बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ता है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया। अभी 2017 अमेंडमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि जो मैटरनिटी लीव होती है विमेन को, वो डबल कर दी जाएगी टू 26 वीक्स। और उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि उनके पास ऑप्शन रहेगा वर्क फ्रॉम होम का आफ्टर दिस पीरियड, 26 वीक्स के बाद भी, अगर मैटरनिटी लीव के बाद भी उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बट विद म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर। ये चीज बताई गई। और ये भी बोला गया था कि आपको जहां पर अ, जिस जगह पर विमेन 50 से ज्यादा एम्प्लॉयड है, वहां पर क्रेचेस होने चाहिए। अब क्रेचेस क्या होते हैं? क्रेचेस मतलब ऐसी फैसिलिटीज जो कि विमेन के बच्चों को केयर दे सके, है ना। जैसे कि मान के चलो विमेन अपने काम में इन्वॉल्व है तो वो अपने बच्चा का केयर नहीं रख सकती, तो लेकिन विमेन के लिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके सामने ही रहना चाहिए। तो केयर तो नहीं कर सकती, लेकिन क्रेचेस होनी चाहिए वर्क प्लेस पे, जहां 50 से ज्यादा विमेन काम कर रही हैं, जिससे उनको उनके उनके बच्चों को केयर मिलती रहे। ओके, मूविंग फर्दर, फिर आगे ऑथर ने बताया कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फॉर्मल सेक्टर की बात उन्होंने करी नहीं, उन्होंने बोला कि फॉर्मल सेक्टर बहुत कम परसेंटेज में है, 5% में, और फॉर्मल सेक्टर में जो वुमेन काम कर रही है उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, हो सकता है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस में उनकी प्रॉब्लम्स आए, बट जो बेसिक नीड्स है ना, वो बेसिक नीड्स तो उनको मिल रही है। बट व्हाट अबाउट दी वुमेन हु आर वर्किंग इन दी फॉर्मल सेक्टर? उस चीज के लिए हमें 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर हम 3 स्टेप्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो विमेन इनफॉर्मल सेक्टर में एक तो प्रोडक्टिव काम करेंगी, और उनको मैटरनल और उनके चाइल्ड हेल्थ पे भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। अब 3 स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप यह है कि जो एक एक स्कीम है अभी भी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड किया जाए। दूसरा, कि जो इंडिया में नेशनल क्रेच स्कीम्स है उसको रिविजटलाइज किया जाए, रिविजिट किया जाए। थर्ड, हम मैटरनिटी बेनिफिट्स को इंप्रूव कर दें। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अबाउट दी ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इट्स अबाउट कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की हम बात करें तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इंडिया में था। ये प्रोवाइड करता है फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब आपका टीका जो लगते हैं बच्चों को, हेल्थ चेकअप, आपका रेफरल सर्विस टू दी चिल्ड्रन अंडर दी एज ऑफ 6, है ना, और उनके मदर का भी। और ये प्रोग्राम था जो कि बच्चों और माँ बच्चों के लिए था। 1975 में ये स्कीम लॉन्च हुई, बट मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई 1978 में,
तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बट 10th 5 ईयर प्लान में इसको फिर से रिलॉन्च कर दिया गया और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ स्टैब्लिश किया गया, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज, है ना, ये चीज बताया गया। और 2005 की स्टडी आई है, 2005 की स्टडी में बताया गया कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो मेल न्यूट्रिशन को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का एड्रेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, और जो पुअर स्टेट है उधर लीस्ट कवरेज और फंडिंग है, लेस फंडिंग है। तो यहां पर ऑथर ने यही बोला है कि हमें फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी इस प्रोग्राम के अंडर, गवर्नमेंट को फंडिंग बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फंडिंग बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा तो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी हम लोग जो ओवरबर्डन और अनपेड है, अंडरपेड है, उनको भी हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो दो चीजें हमें कर लो आप, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो है जो कि अंडरपेड और ओवरवर्कड है, उनको आप उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो और आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, क्रेच स्कीम। अब क्रेच स्कीम को लेकर उन्होंने बोला है कि इंडिया में लॉ तो बना हुआ है बट कहीं पर भी क्रेच सही तरीके से सेटअप होता ही नहीं है। अब कहीं जहां जाओगे ना, 50 से ज्यादा इंप्लॉय अगर काम भी कर रहे होंगे, विमेन इंप्लॉय काम भी कर रहे होंगे, वहां पर क्रेच सिस्टम होगा ही नहीं। बड़े बड़े फर्म्स में भी जाओगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस सेक्टर में जहां पर विमेन्स के राइट और जेंडर जस्टिस की कोई भी बात नहीं होती। कंस्ट्रक्शन माइनिंग सेक्टर की हम बात करें तो वहां तो क्रैश सिस्टम होना तो बिल्कुल इंपॉसिबल है जब बड़े बड़े इनफॉर्मल सेक्टर्स में नहीं होता। तो उसके लिए ऑथर ने बोला कि जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वर्कर्स के ऊपर, लेबरर्स के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन सेस लगाना चाहिए, एम्प्लॉयर के ऊपर भी लगाना चाहिए, और उससे जो फंड इकट्ठा हो उस फंड से क्रैचेस जो है उनको सेटअप किया जाए। ठीक है, तो बच्चों, मां की एक टेंशन फ्री हो जाएगी कि उनके बच्चों को केयर मिल रही है। थर्ड जो है उन्होंने बोला मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेकर। अब मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेकर यहां पर ऑथर ने यही बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ने बोला था कि हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज कैलकुलेट करते हुए अगर हम ये बताएं तो विमेन को जो प्रेग्नेंट है और उसको काम करने नहीं भेजना है इनफॉर्मल सेक्टर में तो 6,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पर मंथ। लेकिन मतलब एटलीस्ट 6,000 रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 6,000 रुपीज आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉर दी प्रेग्नेंट वुमेन, अगर उसको रोकना है काम करने से, उसके बच्चे को लेकर अगर हमें थोड़ी सी, गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी भी केयर है। तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना, और उस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए दिए। अब ये 5,000 रुपए देखा जाए तो एक तो जो लीस्ट कैलकुलेटेड अमाउंट है उससे तो कम है ही, 1,000 रुपए कम है। लीस्ट कैलकुलेटेड अमाउंट 6,000 था और गवर्नमेंट 5,000 दे रही है। और ये पैसा इतना इंसफिशियंट है कि हम लोग मैन न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन फूड भी सप्लाई नहीं हो पाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को। तो ये चीज बताएगा। उन्होंने बोला इससे अच्छा स्टेट की गवर्नमेंट काम कर रही है। जो आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट 18,000 रुपीज देती है कैश में। और जो अभी प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना है ना, उसमें उन्होंने फर्स्ट चाइल्ड पे पैसा देना स्टार्ट किया, सेकंड चाइल्ड पे पैसा दे ही नहीं रहे वो लोग। सेकंड चाइल्ड पे पैसा तब देंगे जब वो चाइल्ड गर्ल हुई, तो ये चीज बताई गई। तो ऑथर ने यही बोला कि तो लैक ऑफ अफोर्डेबल एंड क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज है और मैटरनिटी बेनिफिट्स है, वो इनफॉर्मल वर्कर्स के ऊपर बर्डन बढ़ा देती हैं, है ना, जिससे जेंडर और क्लास इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज बताएगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द टेरर इन पेशावर। तो यही बताया गया पेशावर में अभी टेररिस्ट अटैक हुआ। ठीक है, और अब ये अटैक हुआ क्यों, जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई वो हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, या बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ फेथ बिटवीन द सेक्शंस ऑफ इस्लाम, सी और सुन्नी। अब ये हो क्यों रहा है? देखो, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में 20% ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं वो शियाज हैं, है ना, और उनके ऊपर बहुत वायलेंस होता है। और वायलेंस का एक तो गवर्नमेंट भी उनके ऊपर थोड़ा सा अगेंस्ट में, क्योंकि उन्होंने ब्लेस्फेमी लॉ लेके आ गए। ब्लेस्फेमी लॉ का मतलब होता है कि अगर आपने रिलीजियस के अगेंस्ट कुछ बोला तो आपको हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। और पाकिस्तान में जितने भी लोगों को
पनिशमेंट दी गई इस लॉ के तहत, वो मेजॉरिटी किसकी थी? शियाज मुस्लिम की थी। हुआ क्या, और अभी पंजाब असेंबली ने भी एक बिल पास किया जो कि बोलता है कि हम सुन्नी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को ही सपोर्ट करेंगे। शिया इंटरप्रिटेशन इस्लाम को वो लोग उस सेक्शन को बिल्कुल डिग्रेड करके रख रहे हैं पाकिस्तान में। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, हम अगर दो नेशन की बात करें, इराक और सीरिया, तो इराक और सीरिया में ना सेक्शन बटे हुए हैं, सिविल वॉर है शिया सुन्नी के बीच में, सिविल वॉर चल रही है। और लोग चाहते हैं, लोग क्या मतलब शिया सुन्नी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी वैसा ही सिविल वॉर हो जाए शिया और सुन्नी के बीच में। क्योंकि अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुई है, तालिबान है, और तालिबान क्या है? सुन्नी डोमिनेटेड है, सुन्नी है। तो तालिबान में जैसे ही तालिबान में लोग जैसे तालिबान जो है वो जैसे ही अफगानिस्तान में पावर में आई, तो वहां का जो सिया सेक्शन है वो थोड़ा सा अपोजिशन में आ गया, बिल्कुल अपोजिशन में आ गया। तो जो आईएस है, इस्लामिक स्टेट्स, वो बिल्कुल अपोजिशन में खड़ा हो गया तालिबान के, है ना। और तालिबान की रिलेशनशिप जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, वो स्ट्रांग हो गए। तो वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक सिया सुन्नी के बीच में एक सिविल वॉर चाहते हैं लोग, इस्लामिक स्टेट्स और तालिबान, स्पेशली इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान और एंड पाकिस्तान दोनों। तो इसी वजह से टेररिस्ट अटैक किए जा रहे हैं। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द रीपिंग द पोटेंशियल ऑफ फीमेल वर्कफोर्स। देखो, इसमें मैं आपको सिर्फ तीन चीजें बताऊंगा। अब यहां पर ऑथर ने बट फॉर्मल इकोनॉमी की बात करिए, बहुत बहुत सिंपल एडिटोरियल है, बहुत सिंपल सा एडिटोरियल है। यहां पर ऑथर ने सिर्फ तीन चीजें बताई हैं कि हमें तीन चीजों पर फोकस करना है। तो पहला उन्होंने बोला कि हमें उन सेक्टर्स को मार्क करना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल है, और उन सेक्टर्स में काम करना चाहिए जिससे वुमेन वर्कफोर्स बढ़ जाए। और वो सेक्टर्स क्या है? आप खुद देखो, हेल्थ केयर सेक्टर में वुमेन ज्यादा काम करती हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। प्राइमरी एजुकेशन जो है, उस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है कि प्राइमरी एजुकेशन में जो वर्कफोर्स है वुमेन का ज्यादा होता है। तो उन सेक्टर्स में अगर आप स्ट्रेंथन करोगे, इंप्लॉयमेंट जनरेट करोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज होगा, ऊपर से वुमेन वर्कफोर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वुमेन परसेंटेज जो गिरा हुआ है वुमेन परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगा। उन्होंने फिर कंपेयर किया, देखो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, उसमें उसमें देखो वो ऐसी सेक्टर्स हैं कि अगर उसमें एक छोटा सा भी चेंज आया ना, तो एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ जाएगा। मतलब अगर मान के चलो 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है अब, तो एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन हेल्थ केयर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गई बच्चों की, उस पर आप डिजिटल आने से भी या कुछ ऐसा आने से भी उनके एम्प्लॉयमेंट में फर्क नहीं पड़ने वाला, पहला चीज। दूसरा उन्होंने बोला गिग इकोनॉमी को लेकर। तो गिग इकोनॉमी को लेकर उन्होंने बात करी है, उन्होंने यही बोला है कि इंडिया में जो गिग इकोनॉमी को लेकर हम बात करें, तो मेजोरिटी ऑफ द गिग एम्प्लॉयर्स जो है वो आपके आपके मेल है। अब गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग इकोनॉमी का मतलब ऐसा सेक्टर्स जैसे कि आपके स्विगी और जोमेटो के जो डिलीवरी होते हैं, वेलेट होते हैं, है ना। आपके डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं। ओला वाले जो हैं, उबर वाले जो हैं, द गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं। तो अगर हमें उसमें विमेन का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, विमेन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो हमें उसमें वर्क करना चाहिए। कैसे? हमें उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे डिजिटली वर्क होते हैं, है ना। अब जैसे जैसे कि अगर हम इंडिया बात करें, तो इंडिया में देखा जाए 25% ऑफ द विमेन के पास स्मार्टफोन है। वहीं अगर उसको कंपेयर करें मेल से, तो मेल के पास 41% ऑफ द पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन है। तो अगर आपको इस गैप को अगर हम रिड्यूस कर दिया, तो गिग प्लेटफॉर्म पे बहुत फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत फर्क पड़ेगा, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और ऊपर से बोला गया कि आफ्टर द पैंडेमिक अगर हम बात करें, तो आफ्टर द पैंडेमिक जो है कि वर्क फ्रॉम होम, ये सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और वर्क फ्रॉम होम में विमेन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, और इसको इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विमेन बाहर जाके काम नहीं कर सकती, मेल कर सकते हैं। मेल अगर मान के चलो किसी को अगर सिटी भी छोड़नी है छोड़ सकता है, बट विमेन नहीं छोड़ सकती, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड। इसके चलते तो ऑथर का यही कहना है कि हमें तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए विमेन के। एक तो उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी स्किल ट्रेनिंग को लेकर, और डिजिटल जो गैप्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो गैप्स है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, उसको अगर आप रिड्यूस कर दो, तो अगर आप इन तीन कंसर्न्स को एड्रेस करो, तो
विमेन का वर्कफोर्स फॉर्मल इकोनॉमी में बहुत बढ़ जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है, उन्होंने बात करी है कि देखा जाए तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली, और फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव उन्होंने सही बात भी बोली है। उन्होंने बोला कि देखो, हाँ, बाउंड्री इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं इंडिया के साथ, इंडिया चाइना के बीच में हैं ये इश्यूज, बट इन इश्यूज की वजह से हम अदर रिलेशनशिप को तो खराब नहीं कर सकते, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम दोनों नेबरिंग नेशंस हैं, हम दोनों नहीं लड़ सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते दूसरे के साथ लड़ना। तो इसी के चलते हम बाउंड्री और बॉर्डर इश्यूज को अगर हम सेट असाइड कर दें तो बाकी चीजों पे तो हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और वी बोथ नेशंस आर अबव 1 बिलियन पॉपुलेशन, है ना, ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन। तो हमें इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है, हमें किसी को डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बोला कि इंडिया को यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। मूविंग फर्दर, सो प्राइम मिनिस्टर एक इंटरेक्शन कर रहे थे जन औषधि केंद्र ओनर्स के साथ और बेनिफिशियरीज के साथ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला, उन्होंने बोला कि अभी हम लोग एक स्कीम लेके आने वाले हैं, और स्कीम के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हाफ सीट जो होंगी, 50% ऑफ द सीट्स जो होंगी, वो गवर्नमेंट कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज के फीस के बराबर होंगी। मतलब अगर मान के चलो प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो उसमें से 50 सीट्स पे जो फीस लगेगी वो गवर्नमेंट कॉलेज में जितनी फीस लगती है उतनी ही लगने वाली है। तो ये भी अच्छी चीज है। और उन्होंने बोला कि ये पुअर फैमिली से और मिडिल क्लास की फैमिली से जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज से। ये पूरा पेज आपका पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट ने एक स्कीम लेके आए हैं, नई स्कीम लेके आए हैं, सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम। अब सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम के तहत उनका यह कहना है कि हमारा जो फोकस है, आंगनवाड़ी का जो सपोर्ट है, वो 11 से 14 साल के ग्रुप पे अब नहीं होगा। फोकस जो है वो 14 से 18 ईयर्स के गर्ल चाइल्ड पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे गर्ल के एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है इंडिया में कि लड़कियों की पॉपुलेशन कम है, लड़कियों का परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू द बॉयज इन दी स्कूल्स। तो एक सक्षम आंगनबाड़ी स्कीम लॉन्च करी है, नई स्कीम लॉन्च करी है, जो फोकस करेगी 14 से 18 साल के एज ग्रुप के ऊपर, और 4 लाख यंग गर्ल्स को स्कूल के अंदर लेके आएगी, जो कि अभी आउट ऑफ स्कूल है। मतलब ये स्कीम जो है वो बैक टू स्कूल है, बैक टू स्कूल स्कीम है। मूविंग फर्दर, सो लेबर मिनिस्ट्री ने भी एक नई स्कीम लॉन्च करी है, एंड द नेम ऑफ द स्कीम इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधानी स्कीम। एंड स्कीम के तहत अगर कोई भी सिटीजन किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का प्रीमियम देना चाहे तो प्रीमियम पे कर सकता है। प्रीमियम कैन बी फ्रॉम 55 टू 200 रुपीज, है ना। इट्स अ वेरी गुड स्कीम, एंड आई रिकमेंड कि देखो, जो लोग भी थोड़ा अर्न कर रहे हैं, पॉकेट मनी मिलती है, तो 55 रुपीज यार वो ज्यादा नहीं होते, तो आपको डोनेट करने चाहिए। 55 रुपए तो डोनेट कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो एक अब इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर 60 के ऊपर जाएगा तो उसको हर महीने 3,000 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी, है ना। और स्कीम के तहत अराउंड 46.34 लैक्स इनरोलमेंट हो चुके हैं, जो कि बेनिफिट करेगा। जो कि क्या होता है कि जब आप स्पेशली ओल्डर एज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज वर्कर है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स क्या करते हैं, कमाते हैं उसी दिन खा लेते हैं, उस दिन खाना पड़ता है उनको, उतना ही पैसा मिलता है, उनकी फैमिलीज भी होती है। लेकिन आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद उनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते फाइनेंशियली। तो अगर गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है कि वो 3,000 रुपये उनको मंथली पेंशन मिले, जिसके चलते उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ेगा 55 से, जो कि 55 से 200 के बीच में ही आएगा, तो वो अब कोई सिटीजन भी पे कर सकता है लेबर मिनिस्ट्री की पोर्टल पर। मूविंग फॉरदर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो चाइना ने यही बोला है कि यूएस जो है ना, वो इंडो पैसिफिक रीजन पर भी नाटो बना रहे है ना। उन्होंने ये चीज बोली है। तो उन्होंने क्वाड को एक तरीके से टारगेट किया, उन्होंने बोला आप इंडो पैसिफिक रीजन पर नाटो नहीं बना सकते। तो एक तरीके से हो सकता है कि चाइना जो है देखा जाए तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है रशिया का, क्योंकि और रशिया के फेवर में भी आ रहा है। वो तो पता था लेकिन अब खुल के आ रहा है, ठीक है।
और वो कह रहा है कि आप इंडो पैसिफिक रीजन पर नेटो नहीं बना सकते हैं। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम exciting news, exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।